गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 2020 की परीक्षा की आंसर शीट है, मॉडल कॉपी है, जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि आंसर्स एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से अच्छी तरीके से लिखे जाएंगे और अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकेंगे। तो ये आपकी आंसर शीट है, एक एक सवाल को देखेंगे। ये 17/3/20 को एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर शीट है। अब देखो सेक्शन 1 पहला सवाल जो लिखा है वो है काय केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता। अब इसके आंसर में थोड़ा सा संशोधन कर दूं कि ये आंसर जो है आपको इतना ही लिख करके छोड़ देते 68% तो भी सही होता, तो ये आपका समय जो है वो व्यर्थ नहीं होता इतना, इसमें आपको 1 अंक मिल जाता। फिर नेक्स्ट है परासरण। तो परासरण के अंदर भी इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल्स ज़्यादा लिखी है। विलायक अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से पारगमन परासरण कहलाता है। इतना ही आंसर पर्याप्त है। फिर नेक्स्ट सवाल देखो आप, कैडमियम निकल संचायक सेल में एनोड पर होने वाली रिएक्शंस जो है बिल्कुल सटीक लिखिए। तो ये जो आपने ये चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका कोई अंक नहीं है, इतने लिखने से मार्क्स मिल जाते। एनोड पर रिएक्शन और इस रिएक्शन को आप लिख देते तो 1 अंक मिल जाएगा। यानी अपने को सटीक आंसर में इतना ही लिखना है, फालतू की चीज़ें लिख करके अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट देखो, फेराडे का फर्स्ट लॉ पूछा है। किसी विद्युत अपघटनी सेल में धारा प्रवाहित करने पर कैथोड एनोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। इसमें ये ठीक लिखा है इसने। फिर विद्युत परिक्षेपण विधि है या ब्रेडिंग आर्क मेथड है, उसका डायग्राम है। फिर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है। तो आपको यदि ऑक्सीकरण अवस्था पता है तो आप सीधा 0 लिख दोगे तो भी यहाँ आंसर आपका जो है वो 1 अंक दे देगा। और यदि आप ये चीज़ नहीं लिखते हो तो इसका कोई व्यर्थ टाइम गंवाने का कोई सार नहीं है यहाँ, ये सीधा आप निकाल सकते हो। x = 0। नेक्स्ट है उभयदंती लिगेंड क्या होते हैं। तो एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, एक समय में एक ही परमाणु बंधित होता है। ये बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है, 2 एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे ये लास्ट में लाइन लिखी है, ये अपना समय अपने को व्यर्थ नहीं गंवाना। एग्जाम्पल दे दिए, डेफिनेशन लिख दी। नेक्स्ट है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में एक एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सटीक दिया है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट है सक्सिनिक एसिड का IUPAC नाम पूछा हुआ है। तो सक्सिनिक एसिड जो है उसको बनाने की आवश्यकता यहाँ नहीं है, आपने रफ में बना लिया हो, लेकिन इसको ये चीज़ें ये जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर लिखो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, आंसर ये हो जाएगा, इसका 1 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट एथिल आइसोसाइनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो दोबारा सवाल को लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट ग्लाइसिन अमीनो अम्ल प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है। तो ये नाम पूछा था, इसको ग्लाइसिन अमीनो अम्ल प्रकाशिक रूप से कौन सा अक्रिय होता है ये, तो आपको केवल और केवल ग्लाइसिन लिखा है, हालांकि गलत है, लेकिन ग्लाइसिन आपको लिख देना है, बस आंसर में इतना ही लिखना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं टेरिलीन या डेक्रोन के एकलक कौन है। तो एकलक में आपको संरचना पूछी है या नाम पूछे हैं या दोनों, चलो इसमें ठीक है, दोनों नाम और संरचना, बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है, ये दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर ये है, तो इतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट अपन चलेंगे तो प्रकाशिक समावयवता क्या होती है, ये बिल्कुल सही परिभाषा इसने मेंशन करी है, यहाँ परिभाषा अपने को थोड़ी सी पूरी लिखनी पड़ेगी, तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अपन चलें तो सेक्शन ये B आ गया है, वो 1-1 नंबर के सवाल थे। क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है, क्रिस्टलीय एक तरफ, एक्रिस्टलीय, यानी अंतर जब भी लिखेंगे अपन इसी रूप में लिखेंगे, एक तरफ क्रिस्टलीय दूसरी तरफ एक्रिस्टलीय। ये गलनांक निश्चित होते हैं, गलनांक अनिश्चित होते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इस तरीके से सबके आंसर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है ये अशुद्धि दोष स्ट्रोंशियम क्लोराइड में और NaCl वाला है एग्जाम्पल, तो ये बिल्कुल सटीक इसने आंसर दिया है, डायग्राम पूरा बनाया, इतना ही पूछा था तो उसको दर्शा दिया पूरा डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट है ये परासरण दाब पूछ रहा है, पाई बराबर, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। न्यूमेरिकल अपन इसी तरीके से हल करेंगे। दिया गया क्या है, टेम्परेचर दिया हुआ है,
केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, कंसंट्रेशन दी हुई है, और परासरण दाब अपन जानते हैं पाई बराबर CRT होता है। बस सब जगह रख दो और दाब को ATM में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही तरीके से सोल्व किया हुआ न्यूमेरिकल है। फिर नेक्स्ट है, ये कोलराउस लॉ है, और कोलराउस लॉ को सोल्व किया है, न्यूमेरिकली है ये भी। लैम्डा m एसिटिक एसिड, लैम्डा m HCl, लैम्डा m NaCl। इससे क्या है, ये जब अपन मेंशन कर लेंगे दिया गया क्या है, तो इससे गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है बच्चे ने और इस तरीके से सोल्व किया हुआ है। नेक्स्ट है, झाग फलन विधि का नामांकित चित्र पूछा है। तो इसने झाग फलन विधि में नामांकित चित्र के अंदर केवल चित्र और उसके नामांकन कर दिया है। बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। इस तरीके से अपने को आंसर देने हैं। नेक्स्ट अपन चलें तो निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है। तो निस्तापन और भर्जन में कम गलनांक से कम ताप, धातु के गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जल अणु एस का निष्कासन निस्तापन, सल्फाइड एस को भर्जन होता है। बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। फिर है अंतराकाशी यौगिक, क्वेश्चन नंबर 18। निबिड़ संकुलित संरचना युक्त क्रिस्टल जाल में छोटे छोटे रिक्त तल पाए जाते हैं। रिक्त तलों में जब छोटे परमाणु फंस जाते हैं तो वो अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये भी सटीक आंसर। फिर लेंथेनाइड के बारे में पूछा है, तो वो भी आप देख लो। लेंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आने वाला इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है और ये नाभिकीय आवेश इसकी वजह से बढ़ जाता है और आकार में कमी आने लगती है। लेंथेनाइड संकुचन है। हालांकि इसमें शॉर्ट में आप इतना बड़ा नहीं लिख करके और थोड़ा समय बचाने के लिए आप ये भी कर सकते थे। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो लेंथेनाइडों के आकार में होने वाली क्रमिक कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं और ये F कक्षकों के अपूर्ण परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। इतना आंसर से 1 नंबर आपको मिल जाता। फिर नेक्स्ट है, ये IUPAC नाम पूछा है, तो इसको दोबारा लिखने की टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी आपको आधा सेकंड लगा हो या 2 सेकंड लगे हों, वो ये आंसर ये है, तो आप इतना ही जवाब देंगे। नेक्स्ट है NiCl4 संकुल और NiCN4 संकुल के बारे में। तो थ्योरी जो है वो कम से कम लिखने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ जो है इसने पूरा लिखा है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते थे, बिना थ्योरी लिखे यहाँ से आप शुरू कर सकते थे। और यहाँ से शुरू करने के बाद जो है दुर्बल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र, लिगेंड, sp3 NiCl4 को शो करते हुए और ये आकृति बना सकते थे। तो थ्योरी अपने को कम से कम लिखनी पड़ती। फिर एल्किल एमीन में, एल्किल एमीन जो है वो ज़्यादा क्षार की होती है, इसके बारे में ये सवाल है। एल्किल एमीन में NH2 समूह से एक एल्किल समूह बंधित होता है। एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को, तो इसको भी अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एल्किल एमीन में एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु का लोन पेयर आसानी से उपलब्ध हो जाता है और क्षारकता बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट अपन चलें तो एक क्षारकता को बता रहा है। फिर ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते कि एनिलीन प्राप्त हो जाए यहाँ, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करनी थी। बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। फिर इसकी रिएक्शन यानी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ करवाने पर डाइओजोनियम लवण बनते हैं। और ये पूछा था A क्या बनेगा और B क्या बनेगा, तो इतनी रिएक्शन आपको दी हुई थी। तो पहले एनिलीन बन जाएगी, फिर ये डाइओजोटीकरण अभिक्रिया है। बिल्कुल ठीक लिखा है ये, और बिल्कुल B शो कर दिए हैं। हालांकि रिएक्शन के साथ में यहाँ शो कर दिया, तो दोबारा इनको मेंशन करने की A यहाँ हो गया, B ये शो ही कर दिया, तो फिर इनकी आवश्यकता दोबारा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बचे हुए समय में आप सवालों को दोबारा देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 21वां सवाल, ये बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। फ्लोरीन क्लोरीन अम्लीयता का बढ़ता क्रम, इतना आंसर लिखना चाहिए था। फिर नाभिक स्नेह योगात्मक कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश की मात्रा में वृद्धि, क्रियाशीलता कम हो जाती है। एल्डिहाइड और कीटोनों में से कौन ज़्यादा क्रियाशील है उसका कारण देना था, तो उसके कारण ज़्यादा बड़ा सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं है। कीटोनों में क्या होते हैं, एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव जो है कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति कम कर देता है, जबकि एल्डिहाइडों में ऐसा नहीं होता है। इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करें, इतना बड़े की ज़रूरत
नहीं है। फिर डीएनए और आरएनए में अंतर है, बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। आप देख लीजिए डीएनए में ये असरकरा होती है, वो वृद्ध अणु है, छोटे अणु है, इस तरीके से। जब ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। तो आपको ये रिएक्शन लिख देनी थी, थ्योरी की यहाँ आवश्यकता नहीं है दोबारा लिखने की, क्योंकि इसमें सारी चीज़ आ गई है। नेक्स्ट है संघनन और योगात्मक बहुलीकरण में क्या अंतर है। तो ये यहाँ जो है कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो संघनन बहुलीकरण और योगात्मक बहुलीकरण जो है ये बहुक्रियात्मक समूह में पाए जाते हैं, एकलक इकाई जिनमें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों में पाए जाते हैं। तो अपने को अपने स्तर पर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया। फिर ये पदवर्ती बहुलक एक श्रृंखलावर्ती बहुलीकरण होती है। फिर जैव निम्नीकरण या बहुलक आ गए, बहुलक जिनका जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, बिल्कुल PHBB नाइलॉन 2,6 है ये आंसर, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, नाइलॉन 2,6। फिर अजैव निम्नीकरण या बहुलक हो गए जो जीवों द्वारा नष्ट होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, वो आ गए। तो उसमें PVC और पॉलीथीन और ये सब हो जाएंगे। फिर ब्यूट 2 समपक्ष और विपक्ष बनाए हैं इसके, तो ये बिल्कुल सरल सटीक आंसर लिखा है। फिर ये वर्तमान में ग्रसित संरूपण और ये सिलेबस में है नहीं, सांतरित संरूपण। फिर द्रव स्नेही और द्रव विरोधी के बारे में लिखा है, तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। फिर विद्युत कण संचलन जो है ये भी बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है, डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ देखो क्या, जब प्रकाश पुंज कोलाइडी विलयन से गमन करता है तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। तो जब लाइनें दी हुई थी तो अपने को इतना ही आंसर लिखना था, इतना बहुत है। यदि टिंडल प्रभाव पूछा है तो टिंडल प्रभाव को परिभाषित, साबुन कठोर जल में काम नहीं करते हैं, क्यों, तो उसके लिए एक रिएक्शन लिखी जा सकती है, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम या मैग्नीशियम साबुन का निर्माण कर लेते हैं। एक रिएक्शन भी है, वो भी लिख सकते हो आप कि स्टीरिक अम्ल जो है ये, और ये कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इसको क्या कर देते हैं, सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके कैल्शियम और मैग्नीशियम साबुन बना लेते हैं, जो एक मल फेन के रूप में अलग हो जाता है। नेक्स्ट है धनायनिक अपमार्जक। तो ये थोड़ी सी इसने यहाँ गड़बड़ कर दी, बिल्कुल सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम, ये क्लोराइड भी नहीं होता है, वैसे ब्रोमाइड होता है, चलो ये ठीक है, पर यहाँ जो है इसने मिस्टेक करी, वो पकड़ी गई। फिर नेक्स्ट साबुनीकरण पूछा है, तो साबुनीकरण में रिएक्शन है, कुछ वसामलों की ग्लिसरील एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन ग्लिसरॉल और साबुन बनता है। ये साबुनीकरण रिएक्शन हो गई, बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। फिर बेंजिल क्लोराइड लिखा है, और ये ज़्यादा यहाँ जो थ्योरी लिखी है उसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेंजिल क्लोराइड बना दिया, बेंजिलिक क्लोराइड, तो ये हो जाएगा CH2Cl और C6H5 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है द्विवर्णक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी SN2 और SN1, ये थोड़ा सा अपने को अंतर दोनों में मालूम होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। फिर सेक्शन C आ गया, अर्धायु किसे कहते हैं। सांद्रता आधा अपघटित होने में अणुसंख्यता कोटि में बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। कितना लिखना है आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये देख लो, ये एक न्यूमेरिकल औसत वेग याद करने का, बिल्कुल सही लिखा है। फिर वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इतना ही लिखना है, ये नंबर दिला देगा आपको, बाकी की जरूरत नहीं है। H2O द्रव है, H2O का क्वथनांक ये होता है, ये होता है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। H2O द्रव होता है क्योंकि इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट H2S गैस होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो है इसने लंबा चौड़ा लिखा है, इसकी आवश्यकता नहीं है। H2O द्रव है, H2S गैस है, तो इसमें एक में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं और एक में नहीं पाए जाते हैं। H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, इतना ही लिखना है बस, सटीक आंसर यही है। ये फिर नेक्स्ट रिएक्शन का बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है। फिर इसके बाद XeOF4 की स्ट्रक्चर बनाई है, ये भी सही बनाई है, इतना ही लिखना है। फिर इसका UPSC नाम और स्ट्रक्चर दोनों आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद
ये रिएक्शन करवाइए। कंप्लीट करनी है तो इतना लिख सकते हैं, समझाइए तो फिर उसके बारे में समझा सकते हैं। फिर H2O के साथ बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है ये वाला भी। फिर उसके बाद फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ है, CCl4 है CH2 में, तो ये बनेगा, ये बिल्कुल सटीक आंसर लिखा है, और ये समाप्त। तो इस तरीके से आप जितना पूछा है उतना ही जवाब देंगे तो आपके अंक जो हैं बहुत बेहतर आएंगे और एग्जामिनर को नंबर देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जितना पूछा है उसको सॉर्ट आउट करके कम से कम लिखने का प्रयास करें। जैसे H2O द्रव है, H2S गैस होती है, क्यों? तो H2O में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जबकि H2S में नहीं पाए जाते हैं। बस इतने में ही अपना आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा पूरा देखने के बाद? तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसकी सहायता मिल जाए कि आंसर किस प्रकार से लिखने होते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।